कंवर हमेशा की तरह आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, एक डॉक्टर की जिंदगी में उसके मरीज भी उसके शिक्षक होते हैं और हमारे से शिक्षा तो लोगों को मिलती ही है। दोनों ही परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो ये परस्पर एक दूसरे को शिक्षित करने का प्रयास होता है। जहां आपसे हमें समझ में आता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें इस तरह से करना चाहिए, यह आवश्यकता है और मरीज को इस तरह से सलाह देनी चाहिए, वैसे ही मरीज हमारे सलाह से अपने जीवन में खुशियां लाता है। तो देखा जाए तो हम लोग आपके हेल्पर्स हैं, पर गत कुछ वर्षों में मैं देख रहा हूं कि थोड़ा सा जैसे जैसे संप्रभुता बढ़ रही है, जैसे जैसे आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का जो एक सेतु है, जिसको हम कहेंगे ग्रेटफुलनेस, ये कम होती जा रही है। तो थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा डॉक्टर को मौका दीजिए। पहली बार डॉक्टर के गुणों को जज मत करिए, थोड़ा समय दीजिए। आपकी शुगर अच्छी होगी तो शुगर के इलाज में हमेशा खाली पेट शुगर 100, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज 7% आना चाहिए। ये परिस्थिति जैसे ही निर्मित होती है तो शुगर का इलाज आपको सिद्ध होता हुआ दिखेगा तो आपका विश्वास बढ़ेगा। पर क्या होता है, कई बार पहली बार में ही लोग एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, तो वो परिस्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर आपकी जिस परिस्थिति में कंफर्टेबल है, जहां वो बुलाता है, उनसे आके मिलिए, उनकी सलाह लीजिए। तो आज का विषय बहुत ही ज्वलंत है। लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आपने बहुत सारी बात कर ली, आपने मोटापे की बात कर ली, आपने शुगर फ्री की बात कर ली, आपने पीसीओडी की बात कर ली, इनडायरेक्टली आपने डाइट के बारे में बहुत बात करी, पर कोई भी ऐसा एक लेक्चर नहीं लिया जो केवल डाइट पे ही केंद्रित रहा। तो आज हमने निर्णय लिया है कि हम मधुमेह में भोजन कैसा लेना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये बड़ा ही ज्वलंत विषय है, क्योंकि इसकी आवश्यकता, मधुमेह का इलाज ही चालू होता है खान पान से, कसरत से, उसके बाद दवाओं का रोल आता है। तो हमेशा लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मधुमेह हो गई, अब क्या खाएं? तो उनको सबसे पहला उत्तर रहता है, जैसे कि मैंने पिछले भी इसमें कहा था कि सबसे पहला उत्तर यही है कि जो आप बचपन से पारंपरिक भोजन ग्रहण करते आ रहे हैं, वही भोजन ग्रहण करना है। आपके ऊपर ऐसा कोई हम उत्तरदायित्व तो तय नहीं करेंगे कि नहीं इतना ही खाना है, ऐसा ही करना है। आप भोजन की मात्रा तय करेंगे, भोजन के प्रकार में तो जैसा आप भोजन ले रहे हैं वैसा ही भोजन लेंगे, उसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर बात यह आती है कि फिर इसको डायबिटिक डाइट क्यों बोलेंगे? आप तो, हम तो पहले से भी वही खाते थे, अब डायबिटीज हो गया, अब आप बोल रहे हो कि अब भी वही खाइए। तो ये किस प्रकार की डाइट आप बता रहे हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि मान लीजिए आपका घर का खाना रोटी प्रधान है, तो आप रोटियों की मात्रा कम करेंगे। देखिए क्या होता है कि मधुमेह में हमें सबसे ज्यादा कम क्या करना होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 3 चीजों में मिलता है, रोटी में मिलता है, चावल में मिलता है, थोड़ा बहुत आपकी सब्जियों में रहेगा, आपकी जो आपकी बीन्स हैं इसमें भी रहेगा कार्बोहाइड्रेट, और मीठे में रहेगा। तो मीठा तो मना किया ही है। तो मुख्य तौर पे आपको अगर रोटी प्रधान खाना है तो अब रोटी कम करें। चावल प्रधान खाना है, मान लीजिए आप एक बार में 2 कटोरी चावल लेते हैं, तो हम कहेंगे कि आप 1 कटोरी चावल लीजिए। 1 कटोरी चावल की भरपाई आप सलाद, सूप और ऐसी चीजों से करिए जिसमें पेट भरने की अभूतपूर्व क्षमता है, पर ऊर्जा बढ़ाने की क्षमता नहीं। कैलोरिक इंटेक कम हो जाएगा तो डायबिटीज कंट्रोल में हो जाएगा। तो मोटे तौर पे आपको अगर डायबिटिक डाइट सीखना है तो मैं आपको यही कहूंगा कि इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं। जो भी आप पारंपरिक भोजन ले रहे हैं, चाहे वो रोटी प्रधान हो, चाहे वो चावल प्रधान हो, उसमें मुख्य तौर पे रोटी या चावल की मात्रा कम करनी है। मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं, तो अगर डायबिटीज हो गया तो मैं बोलूंगा आप 2 रोटी खाइए। फिर आप बोलोगे डॉक्टर साहब 2 रोटी कम करूंगा तो भूख नहीं लगेगी, तो भूख की भरपाई करनी होगी सलाद और सूप से। वैसे ही अगर चावल प्रधान खाना है तो आप 2 कटोरी चावल लेते हैं तो 1 कटोरी कर दीजिए। चावल रोकने नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि आप कुछ विशेष प्रकार का चावल बनाइए, माड़ निकाल के चावल खाइए। आप कुकर राइस खाइए, अगर घर में कुकर राइस बनता है कुकर राइस खाइए। कुछ लोगों के माड़ निकाल के चावल पसंद भी करते हैं लोग, तो उनके लिए भी कोई मनाही नहीं है। ब्राउन राइस खाना तो जिसने भी, मैं बोलूंगा एक बार आप ब्राउन राइस खा के देखें तो सलाह देना आप बंद कर देंगे, क्योंकि ब्राउन राइस तो बिल्कुल खाया नहीं जा सकता। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, उसमें फाइबर ज्यादा है,
तो ये मुख्य तौर पे, और उसके ऊपर आप सलाद और सूप बनाइए, सलाद और सूप भरपूर मात्रा में खाइए। और कभी कभार जैसे घर में मीठा बनता है तो कोशिश करिए कि महीने में 2-3 बार मीठा बने। जैसे सब खा रहे हैं आप भी मीठा खाइए। फिर बोलेंगे आप कि अरे डॉक्टर साहब आप तो भूल बोल रहे थे कि डायबिटीज में मीठा खाना मना है। कभी कभार मीठा खा सकते हैं अगर शुगर नियंत्रित है, उसमें शुगर फ्री की भी आवश्यकता नहीं होगी। कुछ लोग अगर नियमित बहुत लंबे समय तक रोज ही मीठा खाना चाहते हैं तो उनकी बात अलग। चाय आप पीना चाहते हैं तो सबसे बड़ा एक प्रश्न रहता है कि चाय में शक्कर लें या ना लें। डॉक्टर साहब जब से शक्कर छोड़ी है जीवन खराब हो गया, चाय में स्वाद ही नहीं आता। चाय अगर आप दिन में 2 बार लेते हैं, एक सुबह की चाय है, एक शाम की चाय है, और आपका शुगर नियंत्रित है दवाओं से, तो आपको किसी भी प्रकार का परहेज की जरूरत नहीं है। कम मात्रा में शक्कर डालिए। जो दिन में 5-6 बार चाय लेते हैं वो शुगर फ्री का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पिछली बार बताया। अब बात आती है कि ये अगर इतना ही था तो डायबिटिक डाइट में इतना माहौल क्यों बना है। देखिए शोधों में यह देखा गया कि जब हम खाना रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो खाना रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो ऊर्जा का मात्रा जो होता है ना कैलोरी कहलाता है, कैलोरी भी कम होने लगती है। एक साधारण आदमी को बैठे बैठे अवस्था में, जैसे आजकल के हमारे जीवन शैली है, 1800 किलो कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। मजदूर वर्ग का आदमी या जो आदमी किसान है, खेती किसानी करता है, उसे लगभग 2200 से 2400 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो डायबिटीज में हमें क्या करना होता है कि डायबिटीज में हमें ये कैलोरी की मात्रा कम करनी होती है। उसका उद्देश्य होता है कि जैसे ही हम ऊर्जा की मात्रा कम करेंगे खाने में, हमारा वजन 5 से 10% नीचे आएगा। जैसे ही वजन 5 से 10% नीचे आएगा, ऊर्जा की मात्रा हम कम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे, तो शुगर नियंत्रित होने लगता है और एक सही दिशा में इलाज आगे बढ़ने लगता है। अब बात आती है कि डॉक्टर साहब एक कितनी कैलोरी की आवश्यकता होनी चाहिए। देखिए कैलोरी की आवश्यकता हम कैलकुलेट करते हैं आपके वजन के हिसाब से। थोड़ा सा जटिल बात नहीं है, बस सरल है। देखिए आपको अगर आपका वजन 60 किलो है तो कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, तो ये 30 किलो कैलोरी, एक सामान्य वजन वाले आदमी को 30 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट की आवश्यकता होती है। तो 30 30 तो 6 3 18 और एक 0 और आ जाएगा 0, तो 1800 किलो कैलोरीज की आवश्यकता एक 60 किलो के आदमी को, जो कि बहुत साधारण काम करता है, रोजमर्रा का काम करता है, हमारी तरह काम करता है, खेती किसानी मजदूरी नहीं करता, उसको 30 × 60 करेंगे। वहीं अगर बहुत ज्यादा भारी काम करने वाला आदमी है तो 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर कोई मोटा आदमी है जिसका हम चाहते हैं कि वो शुगर भी कंट्रोल हो और वजन भी कम हो, तो उसको हम 25 × 60 करेंगे। तो उस हिसाब से कैलोरिक रिक्वायरमेंट निकाली जा सकती है। तो कैलोरी तो ऊर्जा का पैमाना हो गया। कैलोरीज कौन कौन से खाद्य पदार्थ से मिलती है? देखिए प्राइमरीली तो आपके 3 ही खाद्य पदार्थ हैं, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रोटीन है और एक फैट है। हर खाने में किसी किसी की मात्रा कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा है, तो किसी की प्रोटीन में ज्यादा है, किसी की फैट में ज्यादा है। तो इसमें शोधों में यह देखा गया कि हम एक मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी पे एका बन गया। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के आधार पर ही डायबिटीज की डाइट पूरी दुनिया में दी जाती है। तो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी से फायदे क्या हैं? मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी से सबसे बड़ा फायदा है कि भविष्य में होने वाला हृदय रोग, मधुमेह आगे नहीं बढ़ता है, हृदय रोग नहीं होता और बाकी अन्य परेशानियां जैसे लकवा, ये सब चीजें भी कम होती हैं। दूसरा क्या फायदा है? शुगर नियंत्रित रहती है। तीसरा क्या फायदा है? तीसरा फायदा यह है कि वजन भी कम होता है और बाकी सब चीजों में आपको बहुत लाभ मिलता है। तो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के क्या नियम है? देखिए जैसे अभी मैंने मोटे तौर पर तो आपको बताया कि खाने में 2 रोटी कम कर दीजिए, सलाद और सूप से भरपाई करिए। तो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी उस तरह से बोलती है कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे अपने इंडिया में 80 से 90% खाने का भाग है कार्बोहाइड्रेट। किससे मिलता है? मैंने बताया था ना आपको, रोटियों से, चावल से, कभी कभार आपका इससे भी मिल जाता है, राजमा से भी मिल जाता है, आपके चनों से भी मिल जाता है, इसमें रहता है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट रहता है, आपके ड्राई फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी कहता है कि आपको 50 से 60% तक रखना है। तो इंडिया में लगभग अगर 90% खाने का भाग कार्बोहाइड्रेट है तो हमें 30% कार्बोहाइड्रेट कम करना होता है। दिन भर में कितना कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं? एक आदमी को कार्बोहाइड्रेट 130 ग्राम पर डे लेना चाहिए, 130 ग्राम। उससे कम करने पे बुरी स्थिति आने लगती है। कुछ लोग बोलते हैं ना, डॉक्टर साहब जब से शुगर हुआ मैंने मीठा बिल्कुल छोड़ दिया है, अब मैं बिल्कुल, कुछ लोग यहां तक बोलते हैं कि मैं 1 रोटी के खाने में हूं।
तो दोनों ही परिस्थितियों में बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट 130 ग्राम से कम कर देंगे तो हृदय की गति भी ऊपर नीचे होने लगती है। तो कार्बोहाइड्रेट कम कैसे करेंगे? मैंने जैसे बताया आपको, रोटियां कम कर दीजिए, चावल की मात्रा कम कर दीजिए, मीठी चीजें कम करिए, कभी कभार लीजिए, कभी नहीं लेना है ऐसी बात मैं कभी नहीं कहता। सभी चीजों के लिए पूर्णतः बंदिश नहीं है, तो एक पूर्ण विराम नहीं लगा रहे हम एक उम्मीद का पुट हमेशा छोड़ेंगे कि शुगर नियंत्रित होने पे कभी कभार आप ले सकते हैं। तो ये आशा भरा ट्रीटमेंट है, निराशा भरा ट्रीटमेंट नहीं। अब बात आती है कि ठीक है, हमने 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट कर दिया, बाकी फिर क्या? बाकी के 40% का क्या? देखिए, 20% आपका वसा यानी फैट होना चाहिए, जैसे घी है, तेल है, खाद्य पदार्थों में भी नाना प्रकार से नाना मात्रा में फैट होता है। तो फैट के बारे में मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी कहता है कि हमें ऐसा, जैसा डालडा जैसा फैट है ना, जिसको हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं, वो 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करना चाहिए कि वो बिल्कुल ही कम हो जाए। फिर बात आती है कि सब्जियों में, फूल भाजियों में जो फैट मिलता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, उसकी मात्रा उन्होंने तय करी है, वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक अच्छा फैट होता है मोनोसैचुरेटेड फैट, जो आपकी शुद्ध घी में मिलता है, नारियल के इसमें भी मिलता है और शुद्ध घी में भी मिलता है। वो एक अच्छा फैट है, वो लगभग 10% के आसपास होना चाहिए। तो लगभग 25 से 27% का उन्होंने एक कैलकुलेशन दे दिया फैट का, और बाकी 15 से 20% प्रोटीन होना चाहिए। तो प्रोटीन की मात्रा हमारे खाने में बहुत कम है। कायदे से देखा जाए तो एक इंसान को 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 60 किलो के आदमी को लगभग 50 से 60 ग्राम प्रोटीन दिन भर में लेना चाहिए, पर इतना हो नहीं पाता हिंदुस्तान में। हमारा जो भोजन है उसमें लगभग इसका 1/3 हिस्सा ही हो पाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि नाना प्रकार के प्रोटीन पाउडर आ रहे हैं, नाना प्रकार की ऐसी चीज आ रही है जिसमें प्रोटीन दिखाया जा रहा है। तो प्रोटीन हमें हमारे वेजिटेरियन डाइट में, शाकाहारी भोजन में किन किन वस्तुओं में मिलता है? देखिए, प्रोटीन मिलेगा आपको पनीर में मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा आपको टोफू में मिलेगा, सोयाबीन में मिलेगा, दालों में प्रोटीन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके चावल और गेहूं में प्रोटीन नहीं है, पर मात्रा कम है। तो ये प्रोटीन बहुत सारी सब्जियों में भी मिलता है। तो ये प्रोटीन आवश्यक है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं तो अंडे की सफेदी, मीट, चिकन, उसमें तो प्रोटीन की कोई कमी नहीं है। तो प्रोटीन की आवश्यकता इसलिए जरूरी है कि जब हम प्रोटीन खाने में बढ़ाते हैं, एक बड़ी अलग बात हो जाती है। अगर प्रोटीन बढ़ाते हैं तो संतुष्टि भोजन में जल्दी मिल जाती है। हमें ऐसा लगता है कि आप खाने की इच्छा नहीं है। इसीलिए जब भी हम हाई प्रोटीन डाइट बताते हैं तो खाना की मात्रा अपने आप कम हो जाती है, तो वो भी वजन कम करने में मदद करती है। अब हमने बात कर ली कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की। अब बात आती है सबसे ज्यादा जरूरी चीज है रेशेदार चीजें। क्या होता है कि हमें कौन सी चीजें पसंद आती हैं? हमें चटक, तली हुई और मसालेदार चीजें पसंद आती हैं। जो बेसन से बनी हुई चीजें तो बहुत पसंद करते हैं लोग। तो अब ये कचौड़ी, समोसे सब बेसन से बनते हैं। तो बेसन क्या है कि जो गेहूं है उसके अंदर का भाग है, सबसे महीन भाग है, जहां फाइबर की मात्रा बहुत कम रहती है। फाइबर बाहर की ऊपरी लेयर्स में होता है। तो जब हम मैदा लेते हैं तो ये ऊपरी लेयर्स हट जाते हैं, या बेसन लेते हैं तो भी ये ऊपरी लेयर्स हट जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमें शुद्ध कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फाइबर नहीं मिलता। इसीलिए आपके खाने में हर 1000 कैलोरी के ऊपर 14 ग्राम फाइबर होना चाहिए। तो ये 14 ग्राम वाला फंडा जो है, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि साबुत अनाज का सेवन करें। अगर आटा आपने पिसवाया है तो उसकी खली ना फेंकें। कोशिश करें कि थोड़ी बहुत आटे की खली भी मिक्स होके रोटियों में आए। ठीक है, थोड़ी रोटियां कम नरम बनेंगी, पर वो आपको स्वास्थ्यवर्धक होंगी। वैसे चावल में बहुत ज्यादा पॉलिश वाले राइस नहीं होने चाहिए। मीडियम पॉलिश वाले राइस हो तो उसमें आपको फाइबर मिलेगा। और खाने में भी बहुत सारी चीजें, रेशेदार सब्जियां हैं, उससे भी आपको काफी फाइबर मिलता है। बहुत सारे फलों से फाइबर मिलता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि ताकत के लिए डॉक्टर साहब कौन सा जूस पीऊं? जूस से ज्यादा साबुत फल आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि साबुत फल में केवल शक्कर नहीं होगी, उसमें फाइबर भी होगा, विटामिन भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, और आपके जीवन में वो खुशियां भरेंगे। तो कैसा होना चाहिए डायबिटिक डाइट? डायबिटिक डाइट ऐसा होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट 50 से 60% हो, प्रोटीन लगभग 20% और लगभग 20% आपका फैट होना चाहिए, और हर 1000 कैलोरी पे 14 ग्राम फाइबर होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गणितीय बात हो गई। ऐसा हम जीवन में खाना बनाते समय अगर यही सब करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम केमिस्ट्री के लैब में काम कर रहे हैं।
नहीं, इसके लिए बहुत व्यवहारिक तरीके हैं। व्यवहारिक तरीके ये हैं कि अगर गेहूं का, जैसे मैंने आपको बताया, गेहूं का आटा, उसकी खली ना हटाएं, उसकी खली भी थोड़ी बहुत प्रयोग करें। चावल भी एकदम पॉलिश्ड वाला राइस ना लें, थोड़ा सा अनपॉलिश्ड राइस लें। गेहूं का बाकी जो अनाज हैं आप जो सेवन करते हैं वो साबुत अनाज का सेवन करें, ज्यादा महीन पीसे हुए अनाज का सेवन ना करें। उसमें शक्कर का प्रयोग कम करें। गुड़ थोड़ा शक्कर से बेहतर है, क्योंकि गुड़ में आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, शक्कर बढ़ाने की ताकत शक्कर के बनिस्बत कम है। तो इस तरह की चीजों का प्रयोग करें और थोड़ा सा कोशिश करिए कि घी, तेल, मक्खन कम डालें और घी का प्रयोग करना है। ऐसा घी की मनाही नहीं है, 1 चम्मच घी लीजिए आप दिन भर में, कोई परेशानी नहीं, बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो इस तरह का अगर आप भोजन बनाते हैं तो आपका जो पारंपरिक भोजन है उससे कहीं अलग हटकर भोजन नहीं बनेगा। भोजन वही बनेगा। मैं नहीं कह रहा कि आप बहुत ज्यादा तेल की मात्रा कम करें और उबली हुई सब्जियां खाइए, ऐसा बहुत लोग करने लगते हैं जब उनको मधुमेह होता है, तो फिर तो जीवन में दुख आएंगे, क्योंकि आपका जबान का संबंध दिमाग से है और मन से भी है। संतुष्टि ही नहीं मिलेगी तो फिर काय का आनंद। तो आनंद की कमी नहीं करनी है, जीवन में खुशियां हमेशा बढ़ानी ही है, कम नहीं होनी चाहिए। थोड़ी समझदारी बढ़ाते हुए खुशियां बढ़ाइए। तो भोजन आपका जो पारंपरिक भोजन है वही लीजिए। मान लीजिए आपके घर में सब्जी बनी, आलू की सब्जी बनी। अब डॉक्टर साहब आलू की सब्जी तो मना है, ये किसने बोला? देखिए, आलू, मैं मानता हूं कि आलू में कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, तो शक्कर बढ़ाने की ताकत उसकी दूसरे सब्जियों से ज्यादा है। पर अगर हम एक ही कटोरी सब्जी लेंगे, चाहे वो आलू की सब्जी हो, चाहे कोई अन्य सब्जी हो, या नॉनवेज हो, मीट हो, क्योंकि बहुत से लोग आके बोलते हैं कि हमको जब से डायबिटीज हुआ मीट खाना तो मैंने बंद ही कर दिया। आपको कम करने की आवश्यकता नहीं है, बंद करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप खा रहे हैं उसकी मात्रा नियंत्रित करिए। अगर आप 1 कटोरी सब्जी लेते हैं, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसमें आप ये मत करिए कि बहुत ही कम तेल डला हो, एकदम ही कम उबली हुई सब्जी हो। नहीं, ऐसे भी करने की आवश्यकता नहीं। मसाले भरपूर डालिए, स्वादिष्ट बनाइए, मात्रा कम करिए। रोटियों की मात्रा हमने कम करी, सब्जी हमने सीमित कर दी 1 कटोरी, वैसे 1 कटोरी दाल से आपको प्रोटीन मिलेगा। इसके ऊपर भूख लगे तो आप हमेशा तैयार रहें कि सलाद और सूप इतना अच्छा स्वादिष्ट बनाए। आजकल तो हजारों प्रकार की रेसिपीज उपलब्ध है, तो उनमें से कोई उसका चुनाव करें जो आपको मन से अच्छा लगे, मन को हिट करे, ऐसी रेसिपी ढूंढिए और पेट भर लीजिए। तो ये आपकी डायबिटिक डाइट हो गई। ऐसे ही आप नाश्ते के समय करिए, ऐसे ही दोपहर के खाने के समय करिए, ऐसे ही रात के खाने के समय करिए। अब बात आती है कि हम बहुत सारी दवा ले रहे हैं, इंसुलिन भी ले रहे हैं, कभी कभार बीच में हमें भूख लग जाती है। तो इसलिए प्रायः जिन पेशेंट्स का डोज ज्यादा चलता रहता है, गोलियों में भी और इंसुलिन में भी, तो उन्हें हम लोग यूजुअली 6 मील पैटर्न एडवाइस करते हैं। क्या है ये 6 मील पैटर्न? देखिए, नाश्ता आप लेते हैं सुबह, नाश्ते में भी भरपाई सलाद और सूप से करते हैं। दोपहर का खाना मान लीजिए आपका 1 बजे का है, तो दोपहर के खाने और नाश्ते के बीच में मान लीजिए आपने 8:30-9 बजे तक नाश्ता लिया और दोपहर का खाना आप 1 से 1:30 बजे तक करना चाहते हैं, तो 11 बजे के आसपास हम कहते हैं कि एक कोई सीजनल फल खा लीजिए। जैसे मान लीजिए अमरूद आ रहा है तो आधा कटा हुआ अमरूद खा लिया, सेब आ रहा है तो आधा कटा हुआ सेब खा लिया, आप आधा कटोरी अनार के दाने ले सकते हैं। तो ये फल तो खाए जा सकते हैं डायबिटीज में। केला भी कभी कभार खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। चीकू और इस तरह के मीठे फल कभी कभार सेवन करें, नियमित रोज सेवन ना करें। तो अच्छी बात है, ये साल भर मिलते ही कहां है। तो ये आपका मिड मॉर्निंग स्नैक हो गया 11 बजे का। 1 से 1:30 बजे आपने दोपहर का खाना लिया और फिर रात का खाना आपका 8-8:30 बजे हो रहा है, तो इस बीच में भूख ना लगे तो 3 से 4 बजे के करीब आप मान लीजिए 1 कप चाय लेते हैं, तो उसके साथ काले छिलके चने हुए भुने हुए काले छिलके वाले चने खा लीजिए, या तो आप स्प्राउट्स ले लीजिए, अंकुरित अनाज ले लीजिए, या तो थोड़ा सा पोहा, उपमा, ओट्स, इस तरह के 1 कटोरी चीजें ले सकते हैं। तो ये आपका इवनिंग स्नैक हो गया। इवनिंग स्नैक लेने से फायदा ये होगा कि शाम के समय शुगर कम नहीं होगी। और 8 बजे के 9 बजे तक आपका रात का खाना हो गया, तो कुछ लोगों को फिर लेट नाइट भूख लग सकती है, तो उनको हम ये कहते हैं कि सोते समय एक बेड टाइम स्नैक लीजिए। बेड टाइम स्नैक के लिए सबसे अच्छा है 1 कप दूध ले लीजिए। 1 कप दूध लेने से आपको यह लाभ रहेगा कि रात को शुगर अगर लो होती है तो यह दूध सपोर्ट करेगा, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया, जो कि ज्यादा बड़ी बात है, वो नहीं होगा। तो इसको ये 6 मील पैटर्न प्रायः हम उन्हीं मरीजों को देते हैं जो खूब सारी दवाओं पे होते हैं।
अब आपके बीच में बात आएगी कि डॉक्टर साहब हम तो 2 ही बार खाना खाते हैं और हम इसको बदल नहीं सकते। तो ये खाने का पैटर्न भी, इसको आजकल क्या हो रहा है कि इसको आजकल आपने देखा होगा कि पश्चिम से कई बार नई आवाजें आती हैं, हमारे ज्ञान को वो ले लेते हैं और नए तरीके से उसको पैकेजिंग करके नया नाम दे देते हैं। तो एक नया नाम आया है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसका बड़ा प्रचलन हो गया है और कुछ लोग इसको दीक्षित डाइट के नाम से भी जानते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे गांव देहात के लोग क्या करते हैं, 10 साढ़े 10 पे खाना खाते हैं, नाश्ता वगैरह नहीं करते और शाम को 7-8 बजे तक फिर रात का भोजन लेते हैं। तो ये दोनों भोजन के बीच में लगभग 8 से 9 घंटे का अंतर हो जाता है। और रात का भोजन जैसे आपने लिया 7-8 बजे के करीब, फिर दूसरे दिन 10 बजे की तक तो लगभग 16 घंटे का अंतर आता है। तो 8 आवर्स और 16 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है। ये कोई बहुत नई चीज नहीं है, ये तो हमारे पूर्वज करते ही आए हैं। तो इसमें क्या है, पर ये वो मरीज करें जिनका शुगर की दवा का डोज कम है या जो प्री डायबिटिक स्टेटस में है, जिनको डॉक्टर साहब ने बताया है कि भाई तुम्हारी HbA1c 5.8 से 6.4 के बीच में आ रही है, पर अभी डायबिटीज हुआ नहीं है। तो ये वो मरीज हैं जहां वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। और इस इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक नया जुमला आया, अभी एक नया शोध आया कि 5 दिन आप कम मात्रा में भोजन लीजिए, सीमित मात्रा में भोजन लीजिए, जिसको लो कैलोरी डाइट देते हैं, और 2 दिन का आप उपवास करिए। तो 5+2, तो ये 5+2 का एक हफ्ते का शेड्यूल आया है। इस पे भी काफी आजकल हल्ला है और लोग बहुत इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे पारंपरिक व्यवहार से बिल्कुल अलग नहीं है। हमारे यहाँ एकादशी का भी उपवास होता था, सोमवार का भी उपवास होता है, शनिवार का कुछ लोग उपवास करते हैं। तो जो पारंपरिक उपवास है उसका उपवास मत उठाइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ज्ञान की धुरी से जुड़े हुए हैं। आज उसी चीज को हम फिर से वापस लाकर दूसरे पैकेज में इंटरमिटेंट फास्टिंग बोल रहे हैं, जबकि वो हमारा सांस्कृतिक भोजन करने का तरीका है। और उपवास तो हमारे जीवन का भाग है, तो उनको अपनाइए, तो उस बैलेंस करिए। पर हाँ, जो डायबिटीज का मरीज बहुत सारे डोजेस में है, बहुत बड़े डोजेस में है, जिनकी शुगर 300-400 रहती है, जिनको इंसुलिन भी लग रहा है, उनको मैं ये कहूंगा कि उपवास कोशिश करिए ना करें। अगर उपवास करते हैं तो उस दिन दवा नहीं लेना है। पर खास तौर पे जिनको हाई डोज में इंसुलिन चल रहा है, तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही दिन में आपने गोली नहीं खाई या इंसुलिन नहीं लिया, शुगर 400-500 चला गया, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तो उसका जवाब देना मुश्किल होगा। पर जिनका मध्य मार्ग की डायबिटीज है, जिनकी शुगर कंट्रोल में है, तो वो उस दिन दवा ना लें, फिर उपवास कर सकते हैं। तो प्रायः क्या होता है कि अगर आप इसी तरह का पैटर्न रखेंगे तो रोज के उपवास जैसा ही है, तो वो पर ये श्रद्धा वाली बात है, इसलिए इसमें मैं कुछ बोलूंगा नहीं। अब बात आती है कि डाइट के बारे में तो आपने बड़ा क्लियर बता दिया कि इस तरह की डाइट होनी चाहिए। फल कौन से खाएं, तो मैंने बातों बातों में ही आपको बता दिया कि आप सारे फल खा सकते हैं। कुछ मीठे फल जैसे चीकू है, केला है, अनानास है, ये बहुत ज्यादा, केला तो हर जगह मिलता ही है, कोशिश करिए कि केला हफ्ते में 2 दिन खा लीजिए। चीकू और अनानास इस तरह के फल बहुत ज्यादा साल भर मिलते नहीं, तो ज्यादा कुछ चिंता वाली बात नहीं, कभी कभार खा सकते हैं। तो ऐसे मीठे फलों का सेवन कम करें। फलों के जूस का क्या करें डॉक्टर साहब, क्योंकि जूस के बगैर तो ताकत आती ही नहीं। बीमारी हुई तो सबसे पहले हमारे यहाँ की सांस्कृतिक ज्ञान क्या कहता है कि जूस पीजिए। देखिए, जूस शक्कर के घोल के और जूस में कोई खास अंतर नहीं है। पर हाँ, अगर आप साबुत फल खाते हैं तो आपको रेशा भी मिलता है, विटामिन भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं, और जो जूस में चीज मिलती है वो भी मिलती है। तो कोशिश ये करें कि साबुत फल खाएं। बहुत ही पसंद करते हैं जूस, तो कभी कभार जूस लीजिए, पर नियमित जूस का सेवन शक्कर बढ़ा देगा। तो इस तरह का परिवर्तन करने से आपको इसको डायबिटिक डाइट में आप बहुत अच्छे से समा सकते हैं और नियमित आहार ले सकते हैं। तो बात यह आती है कि ये डायबिटिक डाइट हुई किस प्रकार की। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आप भोजन ले रहे हैं, अगर रोटी प्रधान भोजन है तो उसमें रोटियों की मात्रा कम करिए, सब्जी की कटोरी 1 रखिए, दाल की कटोरी 1 रखिए। फिर आप चिंता मत करिए कि सब्जी कितने तेल में बनी है, या थोड़ा बहुत आप घी पसंद करते हैं तो रोटी में जरूर घी लगाइए। 1 चम्मच घी आप दिन भर में ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो सांस्कृतिक पारंपरिक तरीके से आपको घी लगी हुई रोटी खाने की आदत है,
वो भी हो पाएगा। रोटी की मात्रा कम हो जाएगी, सब्जी एक कटोरी रहेगी, दाल एक कटोरी रहेगी, भोजन का स्वाद बढ़ेगा और इसके ऊपर सलाद या सूप खूब सारा बनाइए जो कि घर पे बनाया हुआ हो और भरपूर मात्रा में लीजिए। इससे दो फायदे होंगे, डायबिटिक डाइट भी हो जाएगी, सांस्कृतिक तरीके से जो खाने वाला भोजन, जो जबान से लगा हुआ भोजन और स्वाद है, वो भी नहीं जाएगा और पेट भी भरा रहेगा। तो यही एक्चुअली में देखा जाए तो वास्तविक तौर पे सबसे सफल डायबिटिक डाइट यही है। और फिर कभी कभार घर में मीठा बनता है, जरूर खाइए, कोशिश करिए कि महीने में 2-3 बार ही मीठा बने। फिर अगर आपकी शुगर 300-400 की अवस्था में रहती है हमेशा, तो वहां डॉक्टर की सलाह में निर्णय लीजिए कि आपको मीठा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। बस 300-400 की स्थिति में शुगर अच्छे अगर डॉक्टर का इससे इलाज करा रहे हैं तो मुश्किल से 100 में से 2-4 की रहेगी, बाकी सबकी तो शुगर बहुत अच्छे से नियंत्रित रहेगी। तो एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें, सब्र के साथ डॉक्टर की बात माने, जल्दबाजी में डॉक्टर की योग्यता के बारे में निर्णय मत लीजिए, थोड़ा सा संयम रखना ही होता है। जैसे अब कुछ लोग जो मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं, तो मैंने उनको बताया था ना कि आम का अचार अभी डला है, क्यारियां अभी कच्ची हैं, तो अभी जो आम का मसाला है वो पूरी तरह से क्यारियों में गया नहीं है, धीरे धीरे वो घुलेंगे फिर खाने लायक हो जाएंगे। तो ऐसे ही इलाज में भी होता है कि डायबिटीज का इलाज एक दिन में मत देखिए। कभी आपने पहली बार डॉक्टर को दिखाया, आपको कोई तकलीफ होती है, कोशिश करिए फोन पे ना बात करिए, क्योंकि फोन पे इतने अच्छे से बात नहीं हो सकती। आप दवाइयां बंद करके दूसरे दिन डॉक्टर से मिलने जाइए, सब्र के साथ वेट करिए, क्योंकि आप डॉक्टर के पास रिश्ते बनाने नहीं जाते, आप डॉक्टर के पास उनके ज्ञान और उनकी योग्यता का लाभ लेने जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि वो करें और दोनों तरफ से हमें सहृदयी बनना चाहिए और ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए। अगर ये ऐसा होगा तो एक बहुत बड़ी शिक्षा होगी और आज चरितार्थ कर पाएंगे, जो कि आज शिक्षक दिवस है, इसमें सही एक भावना हम अपने मध्य बना पाएंगे, क्योंकि मरीज भी शिक्षक है और मरीज भी छात्र है, और वैसे ही डॉक्टर भी शिक्षक है और डॉक्टर भी छात्र है। दोनों को एक दूसरे को सिखाते पढ़ाने दीजिए, जिससे एक सामंजस्य बने और समाज में बीमारियों की कमी हो जाए और शुगर बहुत अच्छे से नियंत्रित रहे। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।